प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक का छठा पाठ, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा पाठ, इस पाठ का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सभी वैसे प्रश्न उत्तर को जानेंगे जो बिहार बोर्ड में 10 साल में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा फायदा मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय संस्कारा पाठ। इससे पूर्व के वीडियो में मैं इस पाठ का अध्ययन करा चुका हूं। जो भाई बंधु वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले उस कहानी को पढ़ लें। आइए हम लोग प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णन करें। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा मेरे मित्र, संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा शैशव संस्कार, तीसरा शिक्षा संस्कार, चौथा विवाह संस्कार और 5वां अंत्येष्टिक संस्कार। देखिएगा, जब क्या होते हैं कि महिला जब गर्भवती होती है तो उस समय जो संस्कार किए जाते हैं उसे कहा जाता है जन्म पूर्व संस्कार। इसके अंतर्गत 3 संस्कार आते हैं। कितने संस्कार आते हैं? 3। फिर आते हैं जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो वो कहलाता है शैशव संस्कार। इसके अंतर्गत 6 संस्कार आते हैं। कितने संस्कार आते हैं? 6। उसके बाद फिर जब बच्चा पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसे कहा जाता है शिक्षा संस्कार। इसके अंतर्गत 5 संस्कार आते हैं। कितने संस्कार? 5। फिर विवाह संस्कार 1 होता है और अंत्येष्टिक संस्कार 1 होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के देखिए कितने संस्कार हो गए? 6, 3, 9, 5, 14, 2, 16, यानी कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। वैसे यहाँ प्रश्न क्या है? संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? सबसे पहला है जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा है शैशव संस्कार, तीसरा है शिक्षा संस्कार, चौथा विवाह संस्कार और 5वां अंत्येष्टिक संस्कार। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? देखिएगा बच्चों कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? संस्कार का मौलिक अर्थ दोषों यानी अवगुणों। दोष का मतलब क्या था? अवगुणों। संस्कार का मौलिक अर्थ दोषों अर्थात अवगुणों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में सहायता करना है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? अवगुणों को दूर करना और गुणों को ग्रहण करने में सहयोग करना। संस्कार हमारे अवगुण को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में हमें मदद करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है मित्रों, प्रश्न नंबर 3 क्या है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है? हमारे जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य के जीवन में संस्कारों की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। संस्कार मनुष्य के अवगुणों को दूर करने में और अच्छे गुणों को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य के जीवन में संस्कारों की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। संस्कार मनुष्य के अवगुणों को दूर करने में और अच्छे गुणों को ग्रहण करने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 क्या है मित्रों? शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? यानी शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? तो उत्तर होगा शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, यानी जब बच्चा पहली बार अक्षर या अंक लिखना प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहा जाता है? अक्षरारंभ संस्कार। फिर क्या होता है? उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कार में कौन कौन? 5 संस्कार होते हैं कुल। कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयनम,
वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? 5। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। देखिएगा मित्रों, प्रश्न नंबर 5 है कि उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उपनयन संस्कार का वर्णन करें। अभी तुरंत हम लोग जान रहे हैं कि उपनयन संस्कार किसका भाग है? तो शिक्षा संस्कार का भाग है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है इसे जानते हैं। तो उत्तर होगा उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु जी के द्वारा शिष्य को अपने घर पर ले आना। वहां शिष्य शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करता है। वे सभी नियम ब्रह्मचार्य नियम में समाविष्ट थे। कहने का मतलब जो है, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि प्राचीन काल में जब शिक्षा प्रारंभ होती थी तो पहले उपनयन संस्कार किया जाता था और उपनयन संस्कार के बाद गुरु क्या करते थे? शिष्य को अपने साथ गुरु आश्रम ले आते थे और वहां शिष्य को जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करना पड़ता था और वे सारे जो है नियम ब्रह्मचार्य व्रत में समाविष्ट थे, यानी ब्रह्मचार्य व्रत के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। हाँ बच्चों, एक आवश्यक बात, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि समावर्तन संस्कार का वर्णन करें। समावर्तन संस्कार किसका अंग है? शिक्षा संस्कार का। ठीक है, क्या कहता है? समावर्तन संस्कार का वर्णन करें कि समावर्तन संस्कार में क्या क्या होता था। तो उत्तर होगा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। कहने का मतलब जब प्राचीन काल में गुरु आश्रम में शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो शिष्य जो है गुरु आश्रम से समावर्तन संस्कार को करके गुरु आश्रम से अपना घर आते थे। ठीक है, तो क्या कहलाता है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। इस संस्कार में गुरु शिष्य को कुछ उपदेश देकर घर भेजते थे। जैसे क्या उपदेश देते थे? सदा सत्य। ठीक है, उपदेश में क्या देते थे? जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए और अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या क्या उपदेश देते थे? सदा सत्य बोलना चाहिए, धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए और अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कहा। देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 क्या है कि केशांत संस्कार का वर्णन करें। केशांत संस्कार का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा केशांत संस्कार शिक्षा संस्कार का ही एक अंग है या एक भाग है। यह संस्कार वेदारंभ संस्कार के बाद किया जाता था। यानी केशांत संस्कार कब किया जाता था? जब वेदारंभ संस्कार समाप्त हो जाती थी उसके बाद केशांत संस्कार किया जाता था, जिसमें शिष्य का मुंडन किया जाता था। यानी शिष्य का पहली बार गुरु आश्रम में मुंडन किया जाता था, जिसे केशांत संस्कार कहते। तो उत्तर क्या होगा? केशांत संस्कार शिक्षा संस्कार के ही अब का ही भाग है। यह संस्कार वेदारंभ संस्कार के बाद किया जाता था, जिसमें शिष्य का मुंडन किया जाता था। क्या किया जाता था? मुंडन। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 8 है केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा हम लोग देखते हैं कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काल में जब शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे तो उसका पहली बार मुंडन गुरु आश्रम में होता था, जिसमें मुख्य कर्म गाय दान करना होता था। केशांत संस्कार में क्या मुख्य कर्म होता था? गाय दान। ऐसा क्यों? ताकि गुरु आश्रम में अगर गाय आ जाएंगे तो सभी बच्चे दूध जो है
खाएंगे और उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए उस समय नियम बना दिया था कि जिसका भी केशांत संस्कार होगा उसके परिवार वाले आकर के गाय दान करेंगे। ठीक है, तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म क्या होता था? गाय दान करना होता था। इसलिए साहित्य ग्रंथों में मुंडन संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन संस्कार यानी केशांत कहा जाता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु केशांत संस्कारापि गोदान संस्कारेभ्यो ज्ञायते। अनेक साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, विवाह संस्कार में होने वाले कर्म कांडों के बारे में लिखें कि विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड होते हैं उसके बारे में बताएं। विवाह संस्कार कब होता था? जब शिक्षा संस्कार समाप्त होकर के शिष्य जो है घर आते थे तो विवाह किया जाता था और विवाह करने के बाद ही वस्तुतः लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो प्रश्न आता है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड किए जाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी चलिए हम लोग जान लेते हैं विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड किए जाते हैं। तो क्या कहता है? विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। देखिएगा दोस्तों, प्राचीन काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था और आज के समय में भी विवाह को एक पवित्र संस्कार ही माना जाता है। हाँ, कुछ ऐसे लोग आज समाज में भी देखने को मिल रहे हैं जो विवाह को एक खिलवाड़ समझते हैं और जब चाहे विवाह कर लेते हैं और जब चाहे विवाह से रिश्ता तोड़ देते हैं। तो खैर, अपवाद का क्या कहना। ठीक है, विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है जिसमें प्रायः वागदानम जिसको कहते हैं हम लोग अंगूठी पहनाना, इंगेजमेंट। ठीक है, वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम। जब बारात लड़कियों के द्वार यानी वधु के द्वार पर आती है तो क्या करते हैं? लड़की के पिताजी या वर पक्ष वाले क्या करते हैं? बारातियों का स्वागत करते हैं। ये भी एक संस्कार माना जाता है। क्या क्या? वागदानम यानी इंगेजमेंट, मंडप निर्माणम, मंडप का निर्माण करना भी एक संस्कार है। वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, लड़कियों के घर में बारातियों का स्वागत करना भी एक संस्कार है। देखिएगा और क्या कहता है? वर वधो परस्परम निरीक्षणम। वर वधो परस्परम निरीक्षणम का मतलब वरमाला जो होता है ना, वो भी एक संस्कार है। कन्यादानम, कन्यादान करना भी एक संस्कार है। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापित क्या होता है? पाणी ग्रहणम, सिंदूर दानम इत्यादि कर्मकांड किए जाते हैं। कहने का मतलब विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड किए जाते हैं? तो विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है जिसमें वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वर वधु परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पाणी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। ये सब क्या होते हैं? विवाह संस्कार के मुख्य कार्य होते हैं, मुख्य कर्म कांड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका भारतीय संस्कार पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे आप ध्यान से समझ लें और लिख करके याद कर लें ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें क्या मिलता है? एक जुनून मिलता है, ताकि मैं अगला वीडियो पुनः बनाकर आप लोगों की सेवा में ला सकूं। धन्यवाद।